हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुरोकेट। तो फ्रेंड्स, इग्नू बीएड की एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है। तो आज हम आपके लेकर आए हैं BES 123 दैट इज़ लर्निंग एंड टीचिंग, उसका ब्लॉक 1 लर्निंग पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रोचेस। आज हम यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग लर्निंग करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद स्पीड थोड़ी सी फास्ट की गई है, लेकिन अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1.4 नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस हमारी लाइफ में ऑक्यूपाई करता है। ये की प्रोवाइड करता है हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर को, यानी कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चाहे एक्सपीरियंस जो है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एक डोमिनेटिंग और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिहेवियर की शेपिंग करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चा एक गर्म पैन को छूता है और जल जाता है, और तो वो अपना हाथ तुरंत पीछे विड्रॉ कर लेता है, मतलब वहाँ से हटा लेता है और सीखता है कि ऐसे बर्तनों को सावधानी से छूना चाहिए, और एक कंक्लूज़न निकाल लेता है कि अगर कोई भी गर्म बर्तन को छुएगा तो वह जल जाएगा। तो ऐसे डे टू डे जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। इस एक्सपीरियंस से जो भी बिहेवियर में चेंज आता है उसे लर्निंग कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस, ये प्रोसेस जो है वो एक्सपीरियंस गेन करने का, उसके बाद ड्राइंग कंक्लूजन का, फिर उसके बाद चेंजिंग बिहेवियर का, ये वॉर्म टू टॉम तक, यानी थ्रू आउट लाइफ, यानी जन्म से मृत्यु तक चलते रहते हैं। नाउ सम पॉइंट्स रिगार्डिंग नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग एक प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट। लर्निंग एक फंडामेंटल और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एटीट्यूड, फियर, गैस्चर, मोटर स्किल, लैंग्वेज स्किल, ये सब जो है ये प्रोडक्ट हैं, ये लर्निंग नहीं है। अगर हम एक क्लासरूम में देखें कि लर्निंग को एक प्रोडक्ट की तरह देखा गया है या प्रोसेस की तरह, अगर उसको प्रोडक्ट की तरह देखा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे समथिंग कुछ एक्सटर्नल ही है, इंटरनली की बात नहीं हो रही। जैसे कि जब लोग बाहर जाते हैं खरीदारी के लिए, तो कुछ भी वो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको जब बाय करते हैं तो वो उन पे अपना पोजेशन सा यानी अधिकार जमा लेते हैं। एक पाउलो फ्रीयरे है, उन्होंने अपनी बुक पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड में इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन को एक एक्ट ऑफ डिपॉजिटिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो डिपॉजिटरी हैं और टीचर जो है डिपॉजिटर है, जैसा कि एक बैंकिंग के कॉन्सेप्ट में होता है। टीचर जो है एक सब्जेक्ट है लर्निंग प्रोसेस का, जबकि जो पीपल्स हैं यानी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। देखिए, जब लर्निंग को एक प्रोसेस के तौर पर देखा जाता है, जब वो इंटरनल और पर्सनली बिहेव करती है, मतलब वो समथिंग इंटरनल और पर्सनली हो जाती है। अगर समथिंग चाइल्ड डज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड एंड यूजेज इट टूल फॉर सर्वाइवल, मतलब ये कह रहा है कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा रियल वर्ल्ड को समझने में और इसको एज ए टूल फॉर सर्वाइवल यूज़ करता है। देखिए, अगला पॉइंट है लर्निंग इज़ पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टिव। लर्निंग एक पर्पस के लिए होती है और एक गोल पे फोकस्ड होती है, मतलब कोई भी एमलेस एक्टिविटीज़ में नहीं होती। सारी जो ट्रू लर्निंग होती है वो एक पर्पस पे बेस्ड होती है। हम कुछ भी या कोई भी चीज़ हम ऐसी हैफ हैजर्ड वे में, मतलब ऐसे ही बेढंग तरीके से हमारे सामने आएगी तो हम उसको लर्न नहीं करते। इसका हम कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि लर्निंग अनइंटेंडेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग जनरली इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ परमानेंस, मतलब कुछ तौर पर ये परमानेंट होती है। जैसे जो एक्टिविटी हमारे में टेम्परेरी चेंज लाती है हमारे बिहेवियर में और वो लास्ट तक नहीं रहती, तो इसका मतलब वो लर्निंग के अंदर नहीं आती। जैसे हम कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक को क्रैम करते हैं बिफोर एग्जाम, तो हम उसको कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। इसका मतलब उससे हमारे बिहेवियर में कोई परमानेंट वाला चेंज नहीं आता, इसका मतलब वो ट्रू लर्निंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लर्निंग इज़ यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूस। देखिए, लर्निंग जो है यूनिवर्सल बेस पर हो रही है और एक कॉन्टिन्यूस वे में होती ही रहती है। एवरी क्रिएचर जब तक वो जी रहा है कुछ ना कुछ सीख रहा है। लर्निंग एज, सेक्स, रेस, कल्चर, इनमें किसी भी वे में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो बर्थ से लेकर डेथ तक चलती रहेगा, यानी कि वॉर्म टू टॉम चलती ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग प्रिपेयर्स फॉर एडजस्टमेंट। देखिए, लर्निंग हमें कहीं भी एडजस्ट करना यानी समायोजन करना उसके लिए प्रिपेयर करती है। वो एक इंडिविजुअल को, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, एक नई नई सिचुएशन आती है, तो जिस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए वो चेंजेस को अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। हम कभी भी न्यू सिचुएशन से मिलते हैं तो न्यू सिचुएशन एक सोल्यूशन डिमांड करती है। रिपीटेड एफर्ट्स जो होते हैं हमारे, वो उनके मतलब रिएक्ट इफेक्टिवली कुछ रिजल्ट लाने के लिए उस पर रिएक्ट करना शुरू करती है। ये जो एक्सपीरियंस है कुछ ना कुछ हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में इफेक्ट छोड़ते रहते हैं और हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। अगला क्या है, लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि लर्निंग एक व्यापक तौर से होती है। स्कोप ऑफ जो लर्निंग है वो हर एक डायमेंशन पर, लाइफ के हर एक डायमेंशन पर होता है, यानी कि हमारे जीवन की हर एक फील्ड से है। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंड प्रोसेस है जो ये तीनों डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर,
कवर करती है। कॉग्निटिव यानी कि हमारा जो मेंटल स्किल्स होता है यानी नॉलेज, अफेक्टिव यानी जो हमारी जो ग्रोथ होती है फीलिंग्स में, इमोशनली एरियाज में, ये अफेक्टिव के अंदर आती है यानी एटीट्यूड्स, और जो लास्ट है साइकोमोटर यानी कि मैनुअल या फिर फिजिकल स्किल। तो ये सब कुछ लर्निंग के अंदर ही आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लर्निंग इज चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। देखिए लर्निंग जो है चेंज लाता है हमारे बिहेवियर में, इधर इट इज़ हमारे वो फेवरेबल हो या ना हो, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है, या नेगेटिव यानी प्रतिकूल भी हो सकता है। तो चेंज लाएगा बिहेवियर में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंप्रूवमेंट ही लाए या पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए ही लाए, ये नेगेटिव साइड में भी चेंज ला सकता है। नेक्स्ट है लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक अनुभवों को, मतलब जो हमारे एक्सपीरियंस है उसको ऑर्गेनाइज करता है। इसका मतलब लर्निंग वो सारे एक्सपीरियंस और सारी ट्रेनिंग जो हम अपने बचपन से लेकर जन्म से लेकर बात तक सीखते रहते हैं, वो सब मिलाकर एक बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ एक नॉलेज में एडिशन नहीं है या फिर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, मतलब फैक्ट्स का ज्ञान या नॉलेज ही नहीं है, ये रीऑर्गेनाइज करता है हमारे एक्सपीरियंस को, जिससे मतलब हम कुछ ना कुछ भूलना या अनलर्निंग भी उसी में शामिल हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस आर नॉट लर्निंग। देखिए जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं और रिफ्लेक्सेस होते हैं ये लर्निंग नहीं है, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं बिहेवियर में वो नेटिव रिस्पॉन्स टेंडेंसी यानी कि इंस्टिंक्ट्स और रिफ्लेक्सेस इनके बेस पर नहीं होते। जैसे कि एक बच्चा सकिंग के, जो बच्चे का सकिंग बिहेवियर होता है, या ब्राइट लाइट जब उसकी आंखों पर पड़ती है तो वो ब्लिंक करता है या फिर आईलिड बंद कर देता है, तो इस तरह से अगर कोई चेंज आ रहा है हमारे बॉडी में या कुछ भी, तो वो लर्निंग नहीं कहा जा सकता। और ऐसे ही दूसरा चेंज इन बिहेवियर अगर ऑन अकाउंट ऑफ मैच्योरेशन है यानी परिपक्वता है, फटीग यानी कि थकान, इलनेस यानी कि कोई बीमारी या ड्रग यानी कि कोई भी दवाई के कारण अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी लर्निंग नहीं है। अब देखिए चेक योर प्रोग्रेस है, आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन को, वेदर लर्निंग इज ए प्रोसेस और ए प्रोडक्ट, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लर्निंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो 1.5.1 लर्निंग एंड मैच्योरेशन। अकॉर्डिंग टू हरलॉक 1942 मैच्योरेशन क्या है? अनफोल्डिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे अंदर ही प्रेजेंट हैं, जो इंडिविजुअल के जेनेटिक एंडोमेंट होता है क्वालिटी या गुण, जो इंडिविजुअल की जेनेटिक क्वालिटी होती हैं उनसे आते हैं। और जहाँ तक कि लर्निंग की बात है वो होता है एक डेवलपमेंट है जो हमारी एक्सरसाइज और एफर्ट से आती है। बिगी एंड हंट ने 1968 में जो मैच्योरेशन को डिफाइन किया है वो कुछ इस प्रकार से किया है कि वो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है विद इन विच ए पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो ट्रेट्स हैं जो वो मैनिफेस्ट करता है उनका ब्लूप्रिंट कंसेप्शन के टाइम यानी कि कंसीविंग या फर्टिलाइजेशन के टाइम ही उसके सेल में कैरी कर दिया जाता है। ये जो मैच्योरेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है चेंजेस। कैसे चेंजेस? जो हमारे एसोसिएटेड होते हैं हमारी नॉर्मल ग्रोथ के साथ साथ ही। ये चेंजेस जो होते हैं बॉडी में किसी एक्टिविटी, प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से पर डिपेंड नहीं होते। जो रिजल्टेंट बिहेवियर होता है या अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ द मैच्योरेशन होता है डजंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एक्वायर्ड या लर्न बिहेवियर के अंदर मैच्योरेशन नहीं आती है। ये एक पर्टिकुलर एज के साथ आती है। इसका जो क्लोजली लिंक होता है वो रिजल्ट ऑफ लर्निंग या फिर विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है। हाउएवर मतलब हालांकि जो मैच्योरेशन है उसका बहुत ही अच्छा लिंक होता है रिजल्ट ऑफ लर्निंग और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट से। बिफोर सर्टेन काइंड्स ऑफ लर्निंग, किसी भी तरह की लर्निंग से पहले वन हैज़ टू हैव अचीव्ड ए सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरेशन, यानी उसको एक मैच्योरेशन का जो लेवल है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। इनफैक्ट लर्निंग और मैच्योरेशन जो होते हैं बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए कई बार ये बताना मुश्किल हो जाता है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग में पर्टिकुलरली कोई चेंज आया है तो वो किस वजह से आया, लर्निंग की वजह से आया या फिर मैच्योरेशन की वजह से आया है। देखिए होता क्या है, स्विमिंग जो होती है टैडपोल यानी कि एक जो मेंढक के बच्चे होते हैं उन्हें टैडपोल बोलते हैं, और जो बर्ड्स की फ्लाइंग होती है जब भी वो ये सब सीखते हैं तो ये मैच्योरेशन पर आधारित होता है ना कि उनकी लर्निंग पर। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें डिसाइड करना आसान नहीं होता कि कोई भी अगर चेंजेस आ रहे हैं उनका रिजल्ट मैच्योरेशन पर डिपेंड करता है या लर्निंग पर। इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है एक बच्चा। जब बच्चा बात करना सीखता है तो एक ऐसी सर्टेन एज या फिर स्टेज पर पहुंच जाता है जिसे हम मैच्योरेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब वो एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है तभी वह बोलना सीख पाता है। अगर इसके अपोजिट कुछ बात की जाए तो वो लैंग्वेज तब लर्न करना नहीं सीखता जब वो उसकी एज को मतलब अटेन कर लेता है। लैंग्वेज उसको सिखाई जाती है। लैंग्वेज विच ही लर्न इज़ दैट व्हाट विच इज़ हियर्स। जो वो सुनता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से वही वो बोलना सीखता है। ये बहुत क्लियर है कि ये जो दोनों प्रोसेस है मैच्योरेशन और लर्निंग बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं आपस में। मैच्योरेशन हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग तब टेक प्लेस करती है अगर जो स्टेज फॉर दैट टाइप ऑफ लर्निंग हैज़ बीन अचीव थ्रू ए प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। देखिए एक बच्चे को हम कुछ भी सिखा रहे हैं, अगर वो अपनी मैच्योरेशन वाली एज पर पहुंच चुका है तो उस समय उसकी लर्निंग बहुत होना ईजी हो जाएगा। एक टीचर तभी इफेक्टिव होगा जब वो समझ जाएगा जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ प्रोसेस एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू। एक शिक्षक यदि इन दोनों
कि जो ये जो प्रोसेस हो रहे हैं तथा इन दोनों के बीच में जो होने वाली इंटरेक्शन होती है उसके कारण जो भी स्टूडेंट में होने वाले चेंजेस हैं, अगर उनकी वो कॉम्प्लेक्सिटी को समझ जाता है तो इसका मतलब वो एक इफेक्टिव टीचर है। लेकिन अगर वो नहीं समझता तो इसका मतलब वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है स्पीच की एक बच्चे में वुड बी डिसरप्टेड इफ़ अ चाइल्ड इज़ फोर्स टू लर्न सर्टेन स्पीचेस पैटर्न बिफोर अ सर्टेन मैच्योरेशन हैज़ अकर्ड। अगर उसकी मैच्योरेशन एज से पहले ही बच्चे को स्पीच पैटर्न लर्न करने के लिए फोर्स किया जाएगा तो ये उससे उसका क्या होगा, जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला, वो डिसरप्टेड हो जाएगा पार्ट। ऑन दी अदर हैंड, जो फेलियर है टू प्रोवाइड स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन स्पीच एट द अप्रोप्रिएट टाइम मे बी अ ग्रेट एजुकेशनल एरर। मतलब एक सही टाइम पर जो भाषा का व्यवहार, उसके लिए जो ट्रेनिंग देने में एक असफलता यानी कि एक फेलियर है, वो बहुत बड़ी एक एजुकेशनल एरर बन सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है 1.5.2 लर्निंग एंड टीचिंग। टीचिंग क्या है? एक सिस्टम ऑफ एक्शन है जो इंड्यूस करता है या मेक करता है लर्निंग को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ। ये एक पर्पसफुल यानी कि एक उद्देश्य के साथ एक सोशल और प्रोफेशनली एक एक्टिविटी है। टीचिंग का जो अल्टीमेट यानी कि इवेंचुअल या फिर लास्ट या एंड मोस्ट जो गोल होता है वो होता है बच्चों का विकास करना। टीचिंग का एक नेचुरल आर्टिस्टिक यानी कला और साइंटिफिक यानी कि साइंस के होने की वजह से एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन माना गया है। गागे ने 1979 में टीचिंग को एलिमेंट्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी यानी पूर्व अनुमान के तत्व को डिस्क्राइब करने वाली साइंस और गुड टीचिंग के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने वाली आर्ट के रूप में बताया है। जब टीचिंग को एज ए आर्ट कंसीडर किया तो इसमें इमोशन, फीलिंग, वैल्यू, बिलीव्स, एक्साइटमेंट्स और रूल्स, प्रिंसिपल, जनरलाइजेशन को डिराइव करना डिफ़िकल्ट माना गया। और जब टीचिंग को एज अ साइंस कंसीडर किया गया तो पैडागोजी जो थी उस रेंज तक प्रेडिक्टेबल होती थी जहाँ तक वह कुछ एक्यूरेसी से ऑब्जर्व्ड एंड मेज़र की जा सके और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग में रिसर्च का प्रयोग किया जा सके। टीचिंग का जो टोटल टास्क होता है वो क्या होता है? चाइल्ड को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और हेल्प करना उसके पोटेंशियल को यानी उसकी क्षमताओं को समझने में, उसका पता लगाने में। तभी जॉयस, वेल एंड कैल्हन ने 2009 में टीचिंग के मॉडल्स को कहा है कि टीचिंग के मॉडल्स वो होते हैं जो रियल में लर्निंग के मॉडल्स होते हैं। हम लर्नर्स की हेल्प इंफॉर्मेशन एक्वायर करने में, आइडिया, स्किल, वैल्यूज़, वे ऑफ थिंकिंग, उनका मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन यानी वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन सब में करते हैं। हम उन्हें ये भी टीच करते हैं कि कैसे लर्न या सीखा जाता है। इनफैक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म आउटकम होते हैं टीचिंग के, वो मे भी लर्नर्स की कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करने में होते हैं ताकि फ्यूचर में ईजीली और इफ़ेक्टिवली लर्निंग या लर्न कर सके। टीचिंग का एक वैलिड कॉन्सेप्ट जो होता है वो लर्निंग के कंसेप्शन से रिलेटेड होना चाहिए। हाउ ह्यूमन बीइंग्स लर्न, इस बात की जानकारी का जो बेस है वो प्रोवाइड करना चाहिए कि कैसे एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। दिस इज़ गिवन बाय गागे इन 1967। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1.5.3 लर्निंग एंड प्रिंटिंग। देखिए, इम्प्रिंटिंग जो एक टर्म है वो फर्स्टली यूज़ की 1930 में ऑस्ट्रियन एथोलॉजिस्ट कॉनरेड लॉरेंस ने। क्या डिस्क्राइब करने के लिए? जो अटैचमेंट बिहेवियर होता है एक न्यू बॉर्न बर्ड का, उसकी फर्स्ट लार्ज जो मूविंग ऑब्जेक्ट को एनवायरनमेंट में देखता है उससे। ही कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इस पर किए ताकि वो ऐसे कुछ बिहेवियर को पढ़ सके। जैसे कि उसने ये देखा कि अपने इनिशियल एक्सपेरिमेंट में उसने एक इनिशियल एक्सपेरिमेंट किया डकलिंग्स और गोसलिंग पर। उन्होंने ये देखा कि हैचिंग के बाद यानी कि जैसे ही बच्चे जो है अंडे से बाहर आते हैं उसके बाद उन्होंने अपनी मदर को फॉलो करना शुरू किया। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद उन्होंने देखा कि लॉरेंस ने रिप्लेस कर दिया मदर को, मतलब जहाँ वो मदर को फॉलो कर रहे थे उसकी जगह वो एक बिग ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल या फिर कुछ भी राउंड सा लेकर आए न्यू बॉर्न्स के लिए, और बच्चों ने माँ की जगह, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट था तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने अपने एक लेटर एक्सपेरिमेंट में ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर वो खुद को एज अ सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट और माँ की जगह रख रहा है तो ही फर्स्ट हैच, सबसे पहले उसने क्या किया, हैचिंग की, ग्रुप ऑफ गॉसलिंग्स की, और उसके बाद खुद को उनका फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह रखा ताकि वे सबसे पहले उसे ही देखें। उसने ये पाया कि जो न्यू बॉर्न बर्ड्स थे उसने उन्हें फॉलो करना शुरू किया जहाँ पे भी वो गया। तो इससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि जो इम्प्रिंटिंग होती है वो इन बॉर्न परसेप्चुअल प्रोसेस जो है वो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इस सेंस है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और अटैचमेंट जो किस किस के बीच बना था, न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म एंड द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इट मे हैव इनिशियली रिस्पॉन्डेड टू। तो जो भी पहला ऑब्जेक्ट वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसके और जो न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म है उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप बना है। ये जो अटैचमेंट होता है बिहेवियर का, स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, ये हर स्पीसीज के साथ नहीं होता, ये कुछ स्पेशल स्पेसिफिक जो होती हैं वो स्पीसीज होती हैं उनके साथ ही देखा जाता है। तो इम्प्रिंटिंग जो है वो डिसिमिलर है यानी मैच नहीं करता, वो बिल्कुल डिफरेंट है जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है उससे। ये डिपेंड करता है इंस्टिंक्टिव या इनबॉर्न स्पीसीज स्पेसिफिक बिहेवियर मैकेनिज्म पे जो हमने अभी ऊपर बात की, ना कि एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग पे, जो कैरिड आउट की जाती हैं कब, ड्यूरिंग स्पेसिफिक क्रिटिकल पीरियड्स ऑफ द स्पीसीज लाइफ टाइम, सून आफ्टर।
ये जो नॉर्मल स्पीसीज़ का लाइफ टाइम होता है उनके बर्थ के बाद उनके जो क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं उनसे काफ़ी अलग है। तो ये स्पेसिफिक स्पीसीज़ के साथ होता है, ना कि सभी स्पीसीज़ के साथ। उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है गिव एन एग्जांपल ऑफ मैच्योरेशन, और जो उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इम्प्रिंट। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।